of more than 3 lakh students. Best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. ज़िंदगी लाइव में हमारे बीच आ रहे हैं एक बेहद ही खास मेहमान जिनका नाम है आप कौन हैं? मुझे पहचाना नहीं रीटा तुमने? मनोज कुमार जी। हाय, अरे कौन मनोज कुमार? अपन को पहचाना नहीं क्या तूने? अरे कौन मिथुन रे? अपन सब जानते अपने को और तुम अपने को पहचानती नहीं? शाहरुख खान। अरे बेटी समझ में नहीं आ रहा तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो? अरे मैं ना शाहरुख हूँ ना मिथुन हूँ, मैं हूँ दादा मुनि। अरे खामोश, सबसे देख रहा हूँ मिथुन शाहरुख है वो, अब तो पहचानो। वीआईपी। यस। वीआईपी जब से होश संभाला, चारों तरफ अजीब सा माहौल देखा, घर के बुरे हालात देखे, क्या था आपका बचपन कैसा? बचपन में मेरा जो धारावी में मैं पैदा हुआ हूँ, और धारावी आप जानते धारावी क्या है? झुग्गियों के लिए। हाँ, बड़ा मशहूर है, पूरे एशिया में मशहूर है। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, कई पंजाबी सीखने मिली, गुजराती सीखने मिली, मद्रासी सीखने मिला, सब थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है। तो ये मुझे शो में बड़ा काम आया है। बहुत बचपन से आपने पिता के साथ शोज करना भी शुरू कर दिया? हाँ, बचपन में शुरू में मैं ब्रेक डांस करता था। मैं मतलब इतना क्रेज होता, और लोग पब्लिक जमा होती थी, जो फिर तालियां मिलती थी, क्लैप मिलती थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लगा कि यार लोगों ने आज मुझे सराहा, प्यार दिया। फिर वहाँ से फिर डैडी के डांस पार्टी में फिर मैं माइक पकड़ना सीखा। मैंने माइक पकड़ते पकड़ते फिर कब वीआईपी बन गया पता नहीं चला। अच्छा बताइए, तो आपको ये एहसास कब हुआ कि आवाजों का कुछ जादू है अंदर के? बच्चे को तो नहीं पता चलेगा ना कि कैसे। स्कूल से टीचर सर की आवाज निकालना ये शुरू हो गया वहां से। फिर आहिस्ता आहिस्ता कब आर्टिस्ट बना, आर्टिस्ट बनने के बाद फिर एक एक सीढ़ियां मिली। मैंने तो इतने ऐसे ऐसे काम किए ना, मुझे अभी याद आता ना कि धागा कटिंग, जो जीन्स के जो कारखाने थे उसमें धागा कटिंग करता था, जो हमारी बेल्ट बटन होते हैं वो करता था मैं। तो काफी चीजें, यहाँ तक मैं कैटरिंग भी किया, मैंने कैटरिंग ज्वाइन किया है। पर आज सब याद आता है कि क्या क्या दिन देखे हमने। तुमने मुझे फर्स्ट टाइम जब देखा था स्कूल में, तुमने मुझे प्रपोज किया, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। कुछ सालों के बाद हम लोगों ने शादी की। संगीता से कब प्यार हो गया था? क्यों बोल खुलवा रही हो? प्यार तो मुझे हो गया था 9th में। हाँ। मुझे हुआ था, उनको नहीं हुआ था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि कहीं इसकी शादी ना हो जाए, कहीं ये मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो बड़ा टेंशन वाला माहौल हो गया था कि अभी क्या करें, कैसे करें। तो मैंने बोला कि बस मैं रह नहीं सकता तुम्हारे बिना, और शादी कर लेते अब। एक्चुअली जो मैंने किया, आज मैं पूरे नेशनल टीवी के सामने बोलता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ उनकी फैमिली से। क्योंकि देखो उस समय प्यार एक अंधा होता है, और प्यार में आदमी गलत कदम उठाता है। मैं जानता हूँ कि मैंने उनके माँ बाप का दिल दुखाया था, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। बहुत रुलाया था मैंने, क्योंकि आज जब मेरी बेटी हुई है तो मुझे लगता है कि कल अगर मेरी बेटी करेगी तो शायद बहुत दुख होगा। तो मैं और मधुर आपके लिए एक सॉन्ग गाएंगे जो हम आपको डेडिकेट करते हैं। आपको ये सॉन्ग बहुत पसंद है। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जियूं, आजा रे, आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, जान रे, जान रे, मेरी सांसों में बस जा तू, एंड वी लव यू। 52 आवाजों का खजाना है आपके पास। ये तो 52 आवाजें मैंने आपको खाली दी है, वैसे मैं 150 के ऊपर आवाजें निकालता हूँ। शुरू करें? यस।
ओम प्रकाश। हाँ बरखुरदार, मेरी तरफ से आप राजकुमार। चाहिए हमें बधाई क्योंकि हम राजकुमार दिलीप है कुमार। ना। सुधा भी भाई, ए भाई हमारी तरफ से भी अनिल कपूर। छकास मोले जन को तुम्हें कहना चाहता हूँ, सुनता नहीं सुनील शेट्टी। समझा तो कोई सुनते से यहाँ पर आया। अक्षय कुमार। बाबा भैया क्या करे, बच्चे नाले बांधे बोले पहले बोला परेश रावल। अरे देवा चम्मा जो सबको बोलने का टेंशन लगा नहीं। मिथुन चक्रवर्ती। अब का नाम मंगल है। अमिताभ बच्चन। मैं तरफ से भी कहना चाहता हूँ। कौन असरानी। हाँ मंगल जाने की चले आज रानी की तरफ से भी। देवानंद। क्या बात है, देव भी जब एक प्यार की बात करता है मेरे तरफ से भी आपसे जॉनी लीवर। कमाल करता है यार बाबा, कुछ सुनता नहीं है, तुम्हें क्या कर रहा है। संजय दत्त। सर्किट, अरे समझे इसको, अपन का नाम है संजू बाबा। सुनील दत्त। लाला मैं भी कहने के लिए कह जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम दत्त है। अशोक कुमार। अरे बेटे तो क्या कर रही हो समझ में नहीं आ रहा है। धर्मेंद्र। एक एक खून पी जाऊंगा। प्यारे भाई धर्म जब गर्म गर्म ताली बस्ती बरखुदार प्राण जब भी आएगा यही कह के जाएगा मेरी तरफ से भी आपसे 50 कोस दूर। जब किसी गाँव में कुछ होता सबसे पहले ये सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता बरखुदार। लालू प्रसाद अरे भैया पूरा बिहार तेरे साथ सबको बोल दिया है लालू जब आया है। पूरा थाना धन है ये ले हिंदू का खून मुसलमान का, समझ मेरी बात को। राजेश खन्ना। अरे कोई सुनता इसलिए यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरी तरफ से बहुत बधाई हो रही। दोपहर ने मेरे हाथ का जो नमा कसम रिचार्ज में तुमसे हाथ मिलाता। नसीरुद्दीन शाह। भाई कमाल की बातें करते हो। मेरी तरफ से भी बहुत बधाई हो। अच्छा पाजी तुसी बड़े ग्रेट हो, कमाल है यार। मैं तो समझाने के लिए सनी देओल। और समझा से तारीख पे तारीख कई तारीख यहाँ पर आया हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ सर, मेरे पिताजी भी यही कहा करते थे सर, आप सभी को बहुत। हाँ बेटी रीचा, बेटी अब जिंदगी लाइफ में मैं आया हूँ अपनी जिंदगी। क्या बात है मियाँ साहब, काले सड़ गई था मेरे जीवन साथी। सब मैं तुम अच्छी तरह जानती हो, मेरी तरफ से भी आप सभी को मैं पंजाब में सोता हमारा पूरा पंजाब की तरफ से यही कहना चाहता हूँ। अगर मैंने खाना खाया है तो क्या मुझे खाने के पैसे दोगे? कादर खान की तरफ से बहुत बधाई हो। महिला ये मई, अरे मेरा नाम है दादा गुंडगे, मेरी तरफ से भी है शाहरुख खान। बोला ना, शाहरुख खान की तरफ से आप सभी को यही कहना चाहता हूँ। ऋतिक रोशन। मेरे पापा बहुत पसंद है। जादू आएगा सर, जादू आएगा। देखिए सर, मैं भी ये कहना चाहता हूँ, चाहे राजा माता जिंदगी लाइफ में आया हूँ, अपनी जिंदगी बारे बताऊँ। अटल बिहारी वाजपेयी। किस तरह का मान सम्मान आपने दिया, बस मैं कहना चाहता हूँ किस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहे। सैफ अली। वाओ, अरे यार कमाल करते, वाओ क्या स्टाइल है, क्या बोलती है। आओ मैं कहने जाऊंगा। वाओ शक्ति कपूर। मैंने तो पहले कहा था मैं जब भी आऊंगा क्या के जाऊंगा। आओ कुलभूषण खरबंदा। अरे भाई कुलभूषण खरबंदा यही कहना चाहता है, कह के जाएगा। मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। कन्हैयालाल। अरे बेटा धर्म से बढ़ के कोई चीज ना होती ना धरनी। अरे मैं भी कहना चाहता हूँ, नहीं बाबा चलिए, मेरा नाम है दुर्योधन, मेरी तरफ से कहना चाहता हूँ और क्या जाऊंगा और के लिए आया हूँ। अरे भैया खम्बा उखाड़ के घूसा लगा के धक्का धक मैं सुरमा भोपाली कैसी भाई। वाह रीचा जी, भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रेमनाथ। क्या तो बना पाप है 10 नंबर। मैं भी कहने क्या जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम है प्रेमनाथ। राजेंद्र कुमार। नहीं लाला, ये कैसी भट्टी है जिसमें मैं जल रहा हूँ, मेरी बीवी जड़ी। आपसे मेरे से बहुत बधाई हो। चांदी तुम भी कमाल की बातें थी। मेरी मुँह सिर्फ आप सभी के लिए मैं क्या जाऊंगा जीवन की तरफ से आप सभी को जीवन दान। शशि कपूर। कमाल की बात करती है, पलट गया प्रथमा दीदी कमाल करती है। खामोश, हम बिहार, हमारा पूरे बिहार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन मैं चिंता चला चाहता हूँ और ये क्या चाहूंगा क्योंकि मेरा नाम आपसे जान चुके हैं। इमरान हाशमी। अशोक कुमार बीमार बच्चा, पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रहेगा अशोक कुमार। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सडू उरकुरा रोड, रायपुर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।
ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में
केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। तो धीरे धीरे आपको ऑर्केस्ट्रा में जब काम मिलना शुरू हुआ और आपने कहा कि रात में आप सिलाई का काम और ये सब करते थे, कितना कमा लेते थे दिन का? मेरे ख्याल से मुश्किल से हम लोग हफ्ते में मतलब 300-400 रुपए कमा लेते थे हफ्ते में। हाँ। वेटर का काम भी किया है आपने रेस्टोरेंट? हाँ, रेस्टोरेंट में नहीं, वेटर में तो मैं कैटरिंग किया मैंने। अच्छा। पानी कम सर्विस कम करता था, सिर्फ ऑर्केस्ट्रा वाले की तरफ देखता था ये मेन कौन है। अब मेन ये आदमी है तो सर मैं मिमिक्री करता हूँ, अगर आप तो बोला हाँ ठीक है बुलाएंगे आपको। एक टाइम तो उन्होंने मेरे डैडी को धक्का मारा था, मतलब अरे हटो, मेरे डैडी लेके कहते हैं कि मेरा बेटा मिमिक्री करता है। आज ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया कि वो आदमी आज मेरे पैर पड़ता है कि भाई आप हमारे शो में काम करो। कोई है जिसने फिर आपके हुनर को पहचाना? एक मिनट उधर देखिए। हेलो वीआईपी, सबसे पहले तो तुम्हें बधाई बहुत बहुत कि वीआईपी से वीवीआईपी बन चुके हो, बड़े स्टार बन गए हो। तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, तुम्हें अपने गले पे उतना ही कंट्रोल है जितना सचिन को अपने बैट पे होगा। वीआईपी जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, जो परफॉर्मर है, उसको तो दुनिया जानती है। मैं वीआईपी जो इंसान है उसे जानता हूँ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतने अच्छे इंसान आज की दुनिया में नहीं होते। तुम आज भी वही हो जो 8 साल पहले थे पहली मुलाकात में, और यही तुम्हारी ग्रेटनेस है। मैं कामना करता हूँ कि आगे भी तुम्हें बहुत सारी सफलता मिले, बहुत बड़े स्टार बनो। थैंक यू भरत भाई। ये भरत कुकरेती है, मतलब इसी आदमी ने मेरी जिंदगी बनाई है कॉमेडी सर्कस में। मतलब मैं इनका एक मिमिक्री करता था, मुझे लगता था कि भगवान मेरे लिए कुछ लिखा कि नहीं लिखा। उस वक्त भरत भाई मेरी जिंदगी में भगवान बनकर आए। उन्होंने बोला यार आप मिमिक्री में कुछ करो, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जो मिमिक्री में ही होता है। फिर कॉमेडी सर्कस में जो फिर दुकान खोली है, फिर विपुल भाई हमारे जो कॉमेडी सर्कस के प्रोड्यूसर है, उन्होंने तो पूरा ऐसा मुझे निचोड़ दिया, मतलब समझ गया कि इसके अंदर क्या है, इसको निकालना। हाँ, इसको कैसे निकाला जाए। विपुल भाई ने मुझे बहुत कहा कि वीआईपी ऐसा करो, तुम हमेशा मिमिक्री में करो। फिर निकुल देसाई है, इन सब ने मिलकर मेरे अंदर से निकाला जो मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतने सारे टैलेंट घुसा हुआ है, उन्होंने जाना। तो मैं सबसे बड़ा थैंक्स कहूंगा ऑप्टिमिस्टिक, जिन्होंने मुझे समझा। और आज शायद ये शो मेरे लिए लिखा था कॉमेडी सर्कस, तो इसके जरिए आज लोग मुझे पहचान रहे हैं। चलिए, कोई है जो आपके लिए मैसेज दे रहा है? और कौन है भाई? वीआईपी तुझे याद है हम लोग पटाया से वापस आ रहे थे टैक्सी में और क्या हुआ था, तू भूल गए? याद आया? तेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। टैक्सी वाले को हमने कैसे डराया था। हम पटाया से बैंकॉक आ रहे थे शो खत्म करके, और मैं और वीआईपी सिर्फ 2 लोग थे टैक्सी में। और टैक्सी एक ऑब्वियसली थाई आदमी चला रहा था, तो हमें लगा कि इसको हिंदी विंदी आती नहीं होगी। तो हमने 3-4 बहुत खतरनाक लोगों के नाम ले लिए और कहा कि वीआईपी ने शुरू किया कि ये तो मेरी सगी मौसी के लड़के हैं, ये मेरे रिश्ते में लगते हैं। बहुत खूंखार नाम थे वो, जो ऑब्वियसली मैं स्क्रीन पे नहीं ले सकता, नहीं लूंगा। लेकिन हम तब ये नहीं जानते थे कि वो जो टैक्सी ड्राइवर था उसको थोड़ी थोड़ी हिंदी आती थी। तो उसने एक्चुअली टैक्सी साइड में पार्क की, ये कह के कि मैं जरा 1 मिनट में आता हूँ बाथरूम जाके। और उसने जाके पुलिस को फोन लगाया और वीआईपी तो भूल गया, पुलिस आई थी और कितना तामझाम हुआ था। और कितनी मुश्किल के बाद हमने पुलिस को ये यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हम लोग मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सो बट ऐसा ही है वीआईपी, कभी लाइफ में सीरियस नहीं होता, हर दुख को तकलीफ को भी हंस के साइडलाइन कर देता है। तो गॉड ब्लेस यू भाई। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अभी बताइए वीआईपी कहाँ से सफर शुरू किया था? धारावी में पले बढ़े, सिलाई का काम किया, और हमने ये भी सुना है कि कई बार आप जब बच्चों के लिए शोज करने जाते थे तो भूखे रह जाते थे, लोगों से झूठ बोलते थे कि व्रत है आज, क्योंकि खाने को नहीं होता था आपके पास। ऐसे ऐसे दिन देखे? जब मैं महासंग्राम जीता था, मैं कॉमेडी सर्कस महासंग्राम,
उसके एक दिन पहले कल शूटिंग है, तो आज मेरी मम्मी ऑफ हो गई। मुझे फोन आया बॉम्बे में कि मम्मी नहीं रही दुनिया में। मैं अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ी, मैंने राजस्थान अलवर में आया। अपने मम्मी का देहांत जो पूरा हुआ था, मतलब उनका सारा क्रियाक्रम करके वो रात की फ्लाइट से निकला, बॉम्बे पहुंचा हूँ और अगले दिन शूटिंग की। मैंने हमारे जजेस को नहीं बोला कि मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, मेरी मम्मी ऑफ हो गई है, किसी को कुछ नहीं बोला। तो मैं अपना काम किया। मैंने उसके बाद फिर मैंने जो रोया हूँ उसके बाद 2 एपिसोड के बाद कि भगवान ये भी दिन दिखाना था। और मुझे खाली खास करके खुशी इस बात है कि उतने टेंशन में मुझे स्टैंडिंग में मिली जजेस की, वो सबसे बड़ा मेरे लिए आशीर्वाद था माँ का। आई थिंक इवन वी शुड गिव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन टुडे। आप लोग हिंदी फिल्में देखते हो? हाँ बोलो ना। मत देखो, पूछो क्यों। हमारी हिंदी फिल्में इतनी बकवास होती है। हिंदी फिल्मों में किसी भी हीरो को गोली लगती है, जल्दी से मरता नहीं जब तक डायलॉग ना बोल दे। गाना सुन के मरेगा, ऐसे नहीं मरेगा। अब राजकुमार साहब को लगी 7-8 गोलियां, राजकुमार पहले गाड़ी निकालेगा, घर पे जाएगा, बीवी से 2-4 बातें करेगा, उसके बाद मरेगा राजकुमार। सबसे पहले गोलियां लगी, राजकुमार पहले गाड़ी, राजकुमार गाड़ी से उतरा, गोली लगा हुआ घायल राजकुमार अपनी बीवी को आवाज लगा रहा, घायल राजकुमार अभी भी वही अकड़, राधा राधा कहाँ हो तुम राधा? बीवी देख के टेंशन में, क्या हुआ कैसे हुआ? नहीं राधा, हम मरने वाले नहीं हैं, हम नहीं मरेंगे। वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ जो पर्वत के पीछे झंड के बीच मंदिर के पास गाते थे, वो गाना सुनाओ राधा, वो गाना सुनाओ। उसकी बीवी गाना सुनाएगी, उसके बाद ही मरेगा। साउथ की फिल्म में हिंदी फिल्मों का बाप, उसमें डबल फेकम फाक। वहां पे रजनीकांत साहब खड़े, यहाँ पर विलन ने गोली चलाई, गोली निकल चुकी, गोली रास्ते में। तब तक रजनीकांत अपने सारे काम निपटाएगा, पहले गॉगल, मफलर, सिगरेट, गोली एकदम करीब आ गई, रजनीकांत, गोली रुक गई, गोली रुकी, रजनीकांत आगे बढ़ते, गोली पीछे। विलन, गोली, रजनीकांत, यन्नड़ा, गोली घुमा दी, वो मर गया। मिमिक्री में मैंने पीएचडी की है कि आर्टिस्ट लोग खांसते कैसे, छींकते कैसे। अशोक कुमार बीमार बच्चा, पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रोएगा अशोक कुमार? देव साहब पैदा होती, एक नर्स की उंगली मुंह में गई, धपाक, तभी से देव साहब आज तक ऐसे ही। बच्चन साहब का बचपन, सच में आज बहुत मजा आया और आज हंसी के इन चैंपियन से मिलकर एक बात तो समझ में आ गई कि हम बेकार में अपनी परेशानियों को इतनी तवज्जो देते हैं, अपने दुखों को लेकर रोते रहते हैं, अपनी जिंदगी के हालातों को सबसे मुश्किल हालात समझते हैं। तो अगली बार जनाब, जब आपका किसी मुश्किल हालात से सामना हो तो हिम्मत हारने से पहले एक बार इन लोगों को दिल से याद कर लीजिएगा। शायद आपको भी अपनी परेशानियों से निपटने का वो नुस्खा मिल जाए जो इन लोगों के पास है, और वो नुस्खा है हंसना और हंसाना। ये नुस्खा ही है जिसकी दम पर इनकी बनी है और आपकी बन सकती है जिंदगी लाइव। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर।
पाकिस्तान में आजादी के बाद पहली बार लोकतांत्रिक हुकूमत ने पूरा किया 5 साल का कार्यकाल। साइबर वॉर की तैयारी में जुटा है चीन, सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को किया नजरअंदाज। और क्या आज की तारीख में बेमानी हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते? पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार जमहूरी हुकूमत ने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। वहां 11 मई को आम चुनाव कराए जाएंगे। पाकिस्तान में पिछले 6 दशक में 12 सरकारें या तो तय वक्त से पहले ही गिर चुकी या फिर सेना द्वारा गिरा दी गईं। हालांकि आसिफ अली जरदारी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान वहां आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी और फिदाइन हमलों में खासा इजाफा हुआ, लेकिन किसी न किसी तरह पाकिस्तानी हुकूमत अपना कार्यकाल पूरा करने में कामयाब रही। पाकिस्तान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। आम चुनाव के साथ वहां चारों राज्यों की विधानसभा के लिए भी चुनाव होने हैं। पाकिस्तान में होने वाले ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान की दिशा तय करेंगे। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब पाकिस्तान में आम नागरिक, अल्पसंख्यक समुदाय, पुलिस के जवान और यहां तक कि सेना के लोग भी आतंकियों के निशाने पर हैं। कट्टरपंथियों का दबदबा और उनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। कभी पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकवादी संगठन आज उसे ही खत्म करने पर तुले हैं। ऐसे में वहां चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे, ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ रहा। टेररिज्म जो कि पहले नहीं थी, बहुत ज्यादा हो गई है। अब समझ नहीं आती इसमें। सेकंड, करप्शन रेट जो पहले जा रहा था हमारा कंट्री में, एटलीस्ट वो इतना परमानेंट नहीं था, लेकिन अब नाउ डेज इस पूरी हुकूमत में जो टाइम गुजरा है उसमें करप्शन इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया था घरों में, और वो बेचारे बेबस हो चुके हैं। हम लोग तो बेबस हो। पाकिस्तान में इस वक्त अस्थिरता का माहौल है और अर्थव्यवस्था अपने बदतरीन दौर में है। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में अफरा तफरी का माहौल है। बलूचिस्तान में जहां हजारा समुदाय की हिफाजत में नाकाम रहने पर वहां हुकूमत को बर्खास्त करना पड़ा, वहीं आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में टारगेट किलिंग की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। अफगानिस्तान से लगे खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का दबदबा है। ऐसे माहौल में क्या राजनेता इन इलाकों में चुनावी रैलियां करने का जोखिम उठाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा इन इलाकों में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होंगे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इन इलाकों में रहने वाले नागरिक वैसे ही डरे सहमे रहते हैं। ऐसे में वो अपने घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ का सफर तय करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे इन दिनों पाकिस्तान के शहरियों में जो एक बात कॉमन है वो है सत्ताधारी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराजगी। 5 साल में महंगाई और लोग परेशान, बेरोजगार, बहुत से मामले जो है ना, तरह तरह के मुश्किल पैदा हुए हैं और हर महकमा भी तबाह कर दिया इन्होंने। हर एक चीज तबाह करके रख दिया। पाकिस्तान में सेना हमेशा एक बड़ा किरदार निभाती आई है। बीते वक्त के साथ भी सेना के रुतबे में कोई कमी नहीं आई। मेमोगेट कांड के दौरान तो पाकिस्तानी फौज और हुकूमत में खासी टकराव की नौबत आ गई थी। बहरहाल आम चुनाव में वही दल सरकार बनाएगा जिसे आर्मी का समर्थन हासिल होगा। फिलहाल तो इमरान खान और ताहिर उल कादरी जैसे नेता फौज के चहेते माने जा रहे हैं, लेकिन एक लोकप्रिय नेता होने के बावजूद इमरान का जनाधार बहुत ज्यादा नहीं है और कादरी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। ऐसे में फौज किस पर दांव लगाना पसंद करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। चीन के हैकरों ने दुनिया भर की नींद उड़ा दी है। ऐसा इल्जाम है कि चीनी सेना का एक विभाग इन साइबर हमलावरों की मदद कर रहा है। साइबर सुरक्षा से जुड़ी अमेरिकी फर्म मेंडिएंट के मुताबिक चीनी सेना की यूनिट 61398 ने बहुत से संगठनों के आंकड़े चुराए हैं।
भारत भी इन साइबर हमलों से नहीं बच सका है, लेकिन चीन इन तमाम आरोपों से इनकार करता आया है। उसका कहना है कि साइबर क्राइम एक